मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई ऐसा होता है, क्योंकि लगातार करीब 3-4 महीने से चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में एक अलग स्वतंत्र देश बन सकता है। अब म्यांमार में अगर चाइना का पैसा लगा हुआ है तो भारत ने भी भारी निवेश किया हुआ है, और अपने अपने निवेश को बचाने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों देश जब लगे कि सारी चीजें हाथ से जा रही हैं तो दोनों देश हस्तक्षेप कर सकते हैं? या जिस तरीके से अराकान आर्मी बढ़ रही है, राजधानी तक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, तो क्या वाकई ऐसा भविष्य में माना जाए कि एक स्वतंत्र देश का उदय वहां हो सकता है? इसमें दो राय नहीं है कि ये चांसेस हैं, पर मेरे ख्याल से ये चांसेस चाइना होने नहीं देगा, स्वतंत्र राज नहीं बनाने देगा, क्योंकि फिर उसके पास में प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएंगी। तो वो ये होने नहीं देगा। पर ये इसके बड़े जैसे कि इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही है, जैसे हमारे देश में भी कई राज्य हैं, कई लोग हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो यही ख्याल रखते हैं, तो इस तरीके से वहां पे भी है। पर मेरे अगले जब 4 या 5 साल के अंदर आप देखेंगे स्थिति जिस तरीके से बदलेगी। अभी तो हमको वेट करना है अमेरिका क्या स्थिति को किस तरीके से वो या एग्जिट करता है या अपना ग्रिप को बहुत और स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि अभी अमेरिका इंटरेस्टेड है बांग्लादेश के एरिया के अंदर, श्रीलंका के एरिया के अंदर, और चाइना को कंट्रोल करना है बे ऑफ बंगाल के अंदर। किस तरीके से चाइना अपने अलग से प्रोजेक्ट चला रहा है जो थ्रू थाईलैंड वगैरह कैनाल बना के टू एंटर बे ऑफ बंगाल, ताकि वो मलक्का आइलैंड जो मतलब स्टेट है उसको अवॉइड कर सके। ये सारी के सारी चीजें मद्देनजर रखेंगे, और हमको सबको एक किस्म से कि इन फ्यूचर प्लानिंग इसके लिए हमें समाधान के लिए जगह बनानी पड़ेगी। पर सबसे बड़ी बात है हमको ये सब करने के लिए थोड़ी अपनी पॉलिसीज को भी देखना पड़ेगा कि हम अपनी पॉलिसीज कैसी हैं, क्या इस समाधान को पूरा करने के लिए आर दे केपेबल और वी रिक्वायर चेंजेस। मेरे को लगता है हमको अपनी ईस्टर्न पॉलिसीज में बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स, ये भारत के लिए बहुत बड़ी भूमिका होगी अदा करने के लिए। हम सिर्फ हार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट लूजर्स। अगर कुछ भी वहां पे हो जाएगा हमको वो देखना पड़ेगा। तो एट द मोमेंट हमें अब अमेरिका को देखना है कि वो किस तरीके से अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमारे को इसलिए अमेरिका और भारत का जो रिलेशनशिप है आप नोटिस करेंगे उसमें अब काफी थॉ हो रहा है, और चाइना ने भी भारत की तरफ काफी ओपन आर्म पॉलिसी दिखानी शुरू कर दी है। नॉर्थ ईस्ट तो खाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो विद इन रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब मिलके जो अपनी करेंसी को ताकतवर बनाना चाहते थे, कैन दे कन्फ्रंट अमेरिकन, और अमेरिका को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे, पर अब इस जगह की तिजारत के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर स्थिति और बिगड़ी तो ट्रेड एटसेट्रा सबके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, और एवरीबॉडी विल बी वेरी वरीड अबाउट इट। ये वाकई चिंता का विषय है। नीरज राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज साहब, वैसे तो अब उस तरीके से जैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, वैसे युद्ध तो शायद मुश्किल है, लेकिन आजकल तो जो युद्ध है वो ट्रेड के जरिए, ट्रेड भी एक युद्ध है, वो भी एक लड़ाई है। और जिस तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, आप देखिए पाकिस्तान उसी तालिबान से परेशान है जिसे उसने घी पिलाया। अब ठीक बांग्लादेश भी क्या कर रहा है, अब रखाइन में जिस तरीके से अराकान आर्मी है, यह अराकान आर्मी 2021 में भारत के लिए भी परेशानी बन चुका था, आज वो चाइना के लिए परेशानी बना हुआ है, वो उसके तमाम प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन 2021 में यह भारत के लिए परेशानी बन गया था। अब यही अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस गया, वहां जाके परेशानी बन गया। बांग्लादेश ने उससे बचने के लिए क्या किया, रोहिंग्या की एक टीम खड़ी कर दी, तो वो उनसे लड़ा रहे। ये जो छोटे छोटे गुट बन रहे हैं, आगे जाके ये, क्योंकि ये तो पैसे पे खेलते हैं, इनको आप रसद देते रहो, हथियार देता रहो, पैसे देते रहो, तो ये अपना वजूद बचाने के लिए आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये अनगाइडेड मिसाइल है, ये कहीं भी किसी के ऊपर घुस सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये परेशानी भारत के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी है, और चाइना के लिए भी है।
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मनोज, अभी इस वक्त क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, जैसे बख्शी साहब भी कह रहे थे, जियो पॉलिटिक्स जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर में किसी ने क्या ये एक्सपेक्ट किया था कि अमेरिका और रशिया हाथ मिला लेंगे कभी? जो दोनों कट्टर दुश्मन रहे हैं पिछले 50 60 70 साल से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, कोल्ड वॉर के बाद से, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और यूरोप के अगेंस्ट हो जाएंगे, नाटो के निकलने की बात हो जाएगी। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। चाइना का राइज जिस तरह से हुआ है, चाइना नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से भारत जो है एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर उभरकर सामने आए, एशिया में उभरकर सामने आए हैं। बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आज कल ही रिपोर्ट आ रही थी कि जापान भी शायद पीछे हो गया है उसमें, इकोनॉमी में हमारी। तो ये चाइना चाहता नहीं, और इसलिए चाइना ने कोशिश करी 50 60 70 के दशक में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, नागालैंड में ऐसे ही किया था, मणिपुर में उन्होंने ऐसे ही किया था। अब इन्होंने जो ये रखाइन प्रोविंस में अराकान आर्मी को किया, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 3 4 साल पहले इन्होंने बहुत परेशान करने की कोशिश की और किसी तरह से कंटेन किया गया इस अराकान आर्मी को। और ये एक कह सकते हैं कि अनऑफिशियल एक एग्रीमेंट हो चुका है कि जो कलाडान प्रोजेक्ट जो भारत म्यांमार में शुरू कर रहा है, और उस पर काम भी चल रहा है, उस पर कोई अटैक नहीं करेगी अराकान आर्मी, नहीं करेगी उस पर। अराकान आर्मी के जो लड़ाके हैं वो हमारी प्रोविंस या हमारी जो स्टेट है मिजोरम, वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि मिजोरम में बहुत इन्फ्लुएंस है जो कुकी, जिसके बारे में शायद मनन साहब बोल रहे थे या कोई हमारे जो जी। पैनलिस्ट हैं, वो बता रहे थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो हमने इस बात को सुनिश्चित किया है, अपनी सीमा को सुरक्षित किया है, क्योंकि असम राइफल की वहां पर तैनाती है, कि वो जो कुकीज हैं वो किसी भी तरह से यहाँ ना आए, क्योंकि वो एक अलग से कुकी स्टेट की डिमांड करने लगते हैं, जिसमें मिजोरम भी होगा, मणिपुर का कुछ पार्ट होगा, म्यांमार का कुछ पार्ट होगा। तो ये हम स्थिति चाहते नहीं है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एनएससी अजीत डोवाल, उन्होंने कई बार इसीलिए म्यांमार की विजिट की और उन्होंने साफ कर दिया कि आप अराकान आर्मी के लिए कि आप कोई भी जो कर रहे हैं आप जुंटा के खिलाफ करिए, हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। हमारी स्टेट में आप मिजोरम में नहीं आ सकते, एंटर आपका बिल्कुल यहाँ बंद है। अगर आपने कोशिश भी करी तो आपको जो है इसकी जवाबी कार्रवाई आपको मिलेगी। और इसीलिए ये जो चाइना जो है, आपको बता दूं मनोज, ये चाइना की ही उत्पाद किया हुआ है ये सारा। दरअसल वो क्या करता है, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड है, म्यांमार है, यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज्यादा होती है, नार्कोटिक ड्रग्स बहुत होती है। तो चाइना सीधे, जो अभी ट्रंप ने कहा कि आपको ड्रग्स ट्रेड बंद करना पड़ेगा, ये दरअसल चाइना के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा, क्योंकि चाइना के ही ये ड्रग्स जो है ये अमेरिका पहुंचता है, लेकिन वो चाइना के बॉर्डर से, चाइना के टेरिटरी से नहीं आता, वो म्यांमार की टेरिटरी से आता है, क्योंकि चाइना को पता है कि ये वाले जो प्रोविंस है, रखाइन है या कचिन प्रोविंस जो है, यहाँ पर जुंटा का कोई राज चलता नहीं है। तो वो इन विद्रोही ग्रुप के जरिए जो है इन ड्रग्स को जो है पूरा भेज देता है, अमेरिका भेजता है, मैक्सिको के जरिए भेजता है, जिसको लेकर परेशानी हो रही है। और इसका आप जानते ही हैं कि ड्रग्स से कितना ज्यादा फायदा होता है, और ये चाइना की कोशिश है। तो एक तीर से दो तीन निशाने बनाने की कोशिश है। ड्रग्स का ट्रेड चल रहा है, भारत को किसी तरह से अनस्टेबल किया जाए, भारत परेशान रहे उसमें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मणिपुर में कुकी और मैतेई का जो संघर्ष पिछले 1.5 साल से चल रहा है। तो हम नहीं चाहते कि वो मिजोरम तक भी जाए और वहां पर भी किसी तरह से कुकी लैंड की वो डिमांड कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे। और इसके लिए भारत जो है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, हमने देखा हमारे डीजीएमओ मणिपुर गए थे, इसी वजह से गए थे, म्यांमार सीमा को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हमने वहां पर पूरी म्यांमार सीमा पर हम कटीली तार लगाने जा रहे हैं, फेंसिंग लगाने जा रहे हैं मनोज। जिस तरह से हम लोग बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित करते हैं और पाकिस्तान को करते हैं, जो फेंस होती है जिससे कि आप कोई घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोलेटाइल हमारा जो है बॉर्डर है, बहुत ही पोरस बॉर्डर है, तो जिसमें आप कोशिश कर आप आसानी से जा सकते हैं। तो अब वहां पर फेंसिंग लग रही है। डीजीएमओ की मीटिंग हुई वहां पर, आसाम राइफल्स के अधिकारियों के साथ हुई वहां पर, जो क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है, गवर्नर रूल वहां पर लग चुका है, तो वहां पर गवर्नर के साथ मीटिंग हुई। वो इसीलिए हुई कि इस जो म्यांमार से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है, इसको हमें सुरक्षित करना है, ताकि ये जो अगर हिंसा होती है, फैलती है रखाइन प्रोविंस की या दूसरे कचिन प्रोविंस से भी, तो ये हमारे जो क्षेत्र है इसमें किसी भी तरह से प्रभावित ना कर ना। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद है। मनन साहब, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को पूरी दम के साथ मदद करने वाला अमेरिका था, लेकिन जब यूक्रेन के जेलेंस्की आए तो वो दो टूक ट्रंप को मुंह पर सुनाया और वापस चले गए। कोई भी किसी की मानने को तैयार नहीं है, और ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, बड़ी अजीब सी हो गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैंने ट्रंप साहब पे 2 पुस्तकें लिखी हैं, तो उसका प्रोपोगेशन तो मैं नहीं कर रहा, पर फिर भी ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपने यूक्रेन का युद्ध का जिक्र किया, तो उसमें ये देखा जाए कि जिस तरह की एक टर्म में हम लोग इजाद कर रहे हैं यहाँ पर, स्पैट डिप्लोमेसी, मतलब जो झड़प की जो डिप्लोमेसी है, झड़प की जो कूटनीति व्हाइट हाउस में हुई, उससे बहुत गलत सिग्नल जाता है विश्व के डिप्लोमेट्स के लिए या राष्ट्राध्यक्षों के लिए, गलत सिग्नल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अमेरिका को अपने बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लगाने ही पड़ेंगे। पर जिस तरह की विड्रॉल की नीति ट्रंप साहब ने लगाई है विदेश नीति में और कूटनीति में, उसके चलते जेलेंस्की साहब को जो उनको बढ़ावा दिया गया, जो उनको जंप कराया गया एक दावानल में, एक अग्निकुंड में रशिया के अगेंस्ट, व्लादिमीर पुतिन को के अगेंस्ट, तो इस दावानल से, इस अग्निकुंड से बाहर निकालने का काम भी यूरोपियन यूनियन को ही करना है और अमेरिकी विदेश नीति अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ही करना है। तो कहीं ना कहीं बाइडेन और ट्रंप की जो इंटरनल राजनीति है उसमें फंसकर जेलेंस्की फंसकर रह गए हैं। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और ट्रंप साहब अभी तक साइलेंट हैं, कोई कैटेगोरिक स्टेटमेंट ये म्यांमार क्राइसिस की तरफ उनका नहीं आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये पूरा जो मुद्दा है अराकान आर्मी का और चाइना का, तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हम देख सकते हैं कि म्यांमार और चाइना के रिलेशंस कैसे कैसे थे। एक टर्म है पाउ खाओ, उसमें यह है कि जो किंग्समैनशिप होती है और जिस तरीके से एक एसिमेट्रिक रिलेशनशिप होती है दो राष्ट्रों में, तो इसको माना गया था 1950 में, और खाओ पाओ और एसिमेट्रिक रिलेशन को प्रीमाइस माना गया, बेस माना गया, फाउंडेशन माना गया चीन और म्यांमार के संबंधों में। और मैं बस 1 मिनट और लूंगा, मैं यहाँ पर ये समय का अभाव है मनन साहब, मैं माफी चाहता हूं आपसे क्योंकि समय